हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच टेच प्रताप में। दोस्तों, आज हम यह देखने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ, पार्ट नंबर 3। हमने 2 वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है इस चैप्टर पर। ये तीसरी वीडियो है। आप पिछली वीडियो को देखें, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम देखते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। इसमें हम देखते हैं तापमान परिवर्तन। जब ठोस द्रव में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को हम कहेंगे संगलन। आपको नोट करना है। संगलन आपको लिखना है। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। अब द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को कहेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। और एक और बात बताऊं मैं आप लोगों को। ठोस से द्रव बनने में जो तापमान लगता है उस तापमान को कहते हैं गलनांक। और द्रव से गैस बनने में जो तापमान लगता है उस तापमान को हम कहेंगे क्वथनांक। आपको नोट करना है। और गैस से जब कोई वस्तु द्रव में बदलती है, ये होता है ताप परिवर्तन। आपको आगे देखने को मिलेगा। ये होता है ताप परिवर्तन में। द्रव से कोई वस्तु जब ठोस में बदलती है तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? द्रव से ठोस में बनने की प्रक्रिया को कहते हैं गमना। और देखिए, ठोस से गैस, जो चीजें ठोस से गैस में डायरेक्ट बदलती हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, उसको आप जब खुले में रखते हैं तो वो बिना कोई ठोस अवशोष या कोई द्रव थोड़ी सीधी गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम ऊर्ध्वपातन। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहेंगे ऊर्ध्वपातन। और जब गैस से कोई वस्तु डायरेक्ट ठोस में बदलती है तो उसको हम कहते हैं निक्षेपण। आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है, उसे उस तापमान को गलनांक कहते हैं। तापमान को क्या कहते हैं? गलनांक। अब देखिए, जैसे ठोस का उदाहरण लेते हैं हम, बर्फ। तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का गलनांक होता है, जो कि एक ठोस है। इसी प्रकार जो तापमान होता है उसे कहते हैं गलनांक। और कहते हैं संघनन क्या होता है? देखिए, ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। अब देखते हैं गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा, ये क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यही वायुमंडलीय दाब माना जाता है, जो ऊपर से दबाव पड़ता है। ये हमको महसूस नहीं होता है, लेकिन ये हर किसी वस्तु पर पड़ता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को गलाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उस ठोस की इस ठोस की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? जो गलनांक हम ठोस को पिघलाने के लिए तापमान लगाते हैं, वो एक ऊष्मा खर्च होती है उसमें। तो वो ऊष्मा हमारी गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा के बारे में हम आपको ऊष्मा के चैप्टर में समझाएंगे, जिसमें आपको पूरी डिटेल से ऊष्मा के बारे में पता लगेगा, ऊष्मा को नापा कैसे जाता है और बहुत सारी चीजें। देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? द्रव से गैस में परिवर्तित होने में लगा
तापमान क्वथनांक कहलाता है। क्या? द्रव से गैस में परिवर्तित, ये परिवर्तित नहीं लिखा गया है, कंप्यूटर मिस्टेक है ये। द्रव से गैस में परिवर्तित होने में लगा तापमान क्वथनांक कहलाता है, ये आपको नोट करना है। तो देखिए मैं आपके लोगों के लिए यहाँ एक आकृति काटता हूँ। आपको ये अपनी नोटबुक पर काटनी है थी आकृति, वो आपकी बुक में भी होगी आकृति साइंस की में। देखिए ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संगलन। यहाँ मैं लिखता हूँ, इसे कहते हैं संगलन। इसको कहते हैं संगलन। और द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। ये क्या कहते हैं हम? वाष्पीकरण। इसको कहते हैं वाष्पीकरण। राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है इसमें। अब गैस से ठोस में बनने को क्या कहते हैं? जो चीजें डायरेक्ट गैस से ठोस में परिवर्तित होती हैं उसे हम किस प्रक्रिया से करते हैं? गैस से ठोस में बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षेपण। लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए यहाँ, बहुत ही मेन पॉइंट है। निक्षेपण। गैस से ठोस में, अब एक बार इसको रिपीट मारो। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संगलन। और द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निक्षेपण। आपको याद रखना है। आप देखिए आप देखिए इसको हम उल्टा घुमाते हैं, उल्टा, इसको यूं, इसको यूं। अब देखिए द्रव से गैस, यहां से लेते हैं हम इसे। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैस से क्या बनने की? द्रव बनने की प्रक्रिया को। कोई जब गैस से द्रव में परिवर्तित होगी तो उसे हम कहेंगे संघनन। मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए यहाँ, इसको कहते हैं संघनन। संघनन। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को कहेंगे संगलन। संघनन, संघनन, संगलन नहीं, संघनन। अब द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्रव से कोई वस्तु जब ठोस में परिवर्तित होगी तो उसे हम कहेंगे जमना। जैसे जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ बन जाता है, ठोस बन जाता है, तो क्या होता है? जमता है। जमना। द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं जमना। अब ठोस से कोई वस्तु गैस में, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आपको ये लिखना है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। हम
इस अध्याय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। और जब हम अध्याय 1 में नजर में और मॉक टेस्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत ही जरूरी होगा आप लोगों के लिए। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे, इसके बाद वहां आपको वो सूत्रों को बताएंगे, वो आपको याद रखनी है। देखिए, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्व आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा है लिखाई। आगे से आप लोगों को कंप्यूटर की लिखाई लाई जाएगी। पातन। या दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ हम आपको 4 प्रश्न सॉल्व कराएंगे। प्रश्न पेंसिल दूसरी लेते हैं इसमें। देखिए, काला, काला सही है, यहाँ सही है, सही है। निम्न के तापमान को सेल्सियस में बदलें। अब ये कैसे आपको बदलना है, हमने आपको पिछली वीडियो में ये समझाया था, लेकिन अब हम रिपीट लगाते हैं किससे बदलना है। आपको एक सूत्र लिखना है। देखिए, मैं आपको अभी सूत्र लिखवा रहा हूँ। देखिए, हाँ, अब देखते हैं। केल्विन, ये होता है केल्विन। हिंदी में लिख देता हूं मैं इसे, आपको इस सूत्र के सामने लिखना है। इन प्रश्नों में यही आएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो हम प्रश्न डालेंगे उनमें भी यही काम आने वाला है। यहाँ आपको क्लास 9 की पूरी साइंस का सॉल्यूशन मिलेगा। ये ल है केल्विन, केल्विन माइनस, देखिए, केल्विन से जब हम डिग्री सेंटीग्रेड में बदलते हैं, इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में, तो माइनस, माइनस क्या करते हैं, 273, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बस आपको ध्यान रखना है, केल्विन से जब डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो केल्विन में से 273, 273 घटाना है। डिग्री सेंटीग्रेड मैंने लिख दिया है, ये नहीं आपको लिखना है। 273 घटाना है केल्विन में से, तो वो क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में बदल जाएगा। और एक और सूत्र आप लोगों को इसके साथ लिखवा देता हूँ। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड से हम केल्विन में बदलते हैं, केल्विन में के, तो इसमें आपको क्या करना है, प्लस 273 कर देनी है। प्लस क्या, 273। ये कुछ पॉइंटों में होता है लेकिन इसका लगभग मान 273 होता है, यही चलता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने आपको इसका पूरा विस्तार करके समझाया है, आपको भी समझ में आ गया होगा मुझे आशा है। लेकिन ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ध्यान रखना है आपको। वैसे ही आपकी बुक में दिया गया होगा जीरो, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही समझाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर वो बता देते हैं 273 केल्विन। ये सही है, लेकिन इसको बच्चे को समझने में बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। कोई जोड़ता है, कोई जोड़ता है वो सही करता है, लेकिन कोई कोई इसमें मल्टीप्लाई कर देता है। इसलिए समझाने का तरीका सही है, लेकिन कुछ कुछ को नहीं समझ में आता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। एक केल्विन, देखिए केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में हम जब परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, -273 करेंगे, समझना है आपको। यहाँ -273 तो होगा हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में, और डिग्री सेल्सियस से जब हम केल्विन में बदलेंगे तो +273 करेंगे। ये ध्यान रखना है, आप इसे लिख लीजिए इस सूत्र को। हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न को सेल्सियस में बदलवा रहा है, तो हमने आपको बताया था ए, क्या करना है आपको,
300 केल्विन। तो जब आप डिग्री सेंटीग्रेड में बदलोगे तो क्या करोगे, इससे हमको क्या -273 करना होगा, -273। तो हमारा क्या आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा आंसर। तो इसको करके देखते हैं। 300 -273 घटाइए, क्या बचता है 300 में से, तुम्हारा बचता है 27। देखिए आप घटा के भी देख सकते हैं, 10 में से 3 गए तो कितने बचे, 7। 9 में से 7 गए तो बचे 2, और 2 में से 2 गया कुछ भी नहीं था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आएगा हमारा पहले का आंसर। अब देखते हैं बी। 573 केल्विन। इसमें से हम 273 माइनस करेंगे, इसको यही कर देता हूँ। देखिए आपको इसी प्रकार लिखना है। तो क्या आएगा हमारा, 73 में से 73 गए तो 2 जीरो की 2 जीरो लिख दो यहाँ डायरेक्ट, और 5 में से 2 गए तो 3, 300। 300 क्या आया, 300 आया डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आया हमारा आंसर। इस प्रकार आप लोगों को ये प्रश्न करनी है। इस प्रश्न के ऐसे हमने ये सॉल्व किया, तो आपके इसके बाद लिखना है अतः 27 डिग्री सेंटीग्रेड अभीष्ट उत्तर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है हमारा, ये हमारा आंसर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और 573 केल्विन को के बनते हैं 300। ये 300 है, 1000 नहीं है, छोटा है, ध्यान रखना है आपको। 300 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा था, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। बताइए, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जल की पूछा है। बताइए आप आंसर, और उत्तर में आपको लिखना है, उत्तर एड करके। उत्तर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, बोल के समझ में ना आए, लिख नहीं पाते हैं कुछ लोग, बोल के तो देखिए। पहले का आंसर लिखता हूं मैं। ए का क्या होता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपको लिखना है 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल की भौतिक अवस्था, लिखना है जल की भौतिक अवस्था। जल की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था। कल से आपके आंसर भी इसी राइटिंग में लिखे आएंगे, कंप्यूटर राइटिंग में। अवस्था 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल की भौतिक अवस्था किसकी होगी। अब आप अंदाजा लगाइए, जब हम जल को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल भाप बनना शुरू हो जाता है। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, जल का, जल की अवस्था भाप होगी। क्या होगी, भाप की होगी।
भाप की होगी, अपने आप को भाप की होगी। की होगी, अब भाप, भाप की, और यहाँ आप लिख सकते हैं यथार्थ, लिख देता हूँ। चलिए क्वेश्चन का आंसर मैं बोलूंगा तो आप लोग उसे तो लिख लेना, अर्थात जल गैसीय अवस्था में होगा, था क्या हुआ, जल गैसीय अवस्था में होगा। गैसीय अवस्था में होगा। में होगा, जल गैसीय अवस्था में होगा। ये हो गया हमारा, इसका आंसर हम लिखेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल की भौतिक अवस्था भाप की होगी, अर्थात जल गैसीय अवस्था में होगा। इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, बी वाले का। मैं आपको समझा देता हूँ, आप आंसर लिख लेना बी वाले का। अब देखिए जब हम जल को, ये जल है, इसमें आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, जब आप इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दोगे, जल को, क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उबलने लगेगा, कुछ भाप में होगा और कुछ जल में होगा। उबलेगा तो कुछ जल की अवस्था में होगा और कुछ भाप की, पूर्णतः भाप ना हो, भाप भी नहीं होगा तो पूर्णतः जल भी नहीं होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्वथनांक है, तो आपको आंसर में लिखना है अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक है, अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल की अवस्था उबलते हुए जल की होगी, अर्थात कुछ भाप अवस्था में, गैसीय अवस्था में होगा तो कुछ द्रव अवस्था में होगा। आपको अवस्था बताई गई है तो आप लिखेंगे जल की अवस्था उबलती हुई जल की होगी, ये आपको लिखना है। दोबारा से आंसर बोलता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक है, अतः या इसीलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अवस्था उबलती हुई जल की होगी। क्या लिखना है, अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अवस्था उबलती हुई जल की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कंप्रोमिस्टिंग अधिक हो गई है, इसको मिटा देते हैं। देखिए किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ये चौथा प्रश्न आ गया, तो तीसरा प्रश्न देखना है, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, आप लोगों का टाइम ना खर्चो इसलिए मैं इस आंसर को बोलता हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अवस्था परिवर्तन के दौरान जैसे कि आप देखो, एक प्रैक्टिकल कर सकते हो आप कुछ बर्फ के क्रिस्टल डालो एक बीकर में, बर्फ के कुछ क्रिस्टल इसमें डाल दो, कुछ क्रिस्टल मतलब टुकड़े, कुछ टुकड़े आप इस बीकर में डालोगे और आप इसे अग्नि दो, अग्नि दोगे आप इसे, थोड़ा गलत हो गया है, मैं इसको अच्छी तरह से बनाता हूँ, समझ में आए ताकि हर किसी को। देखिए एक लैंप है, न लैंप नहीं एक बीकर है, इसमें आपने छोटे छोटे क्रिस्टल डाले, बर्फ के क्रिस्टल,
बर्फ के क्रिस्टल है इसमें कुछ। जो आप इसे अग्नि देते हो, देखिए जब आपने इसको अग्नि दी, नीचे से अग्नि देते हो लैंप की सहायता से, हमने इसे अग्नि दी, तो क्या होता है, ये बर्फ क्या होता है, पिघलने लग जाती है बर्फ। क्या होता है, यहाँ जब बर्फ पिघलने लग जाती है तो एकदम तो पानी बनेगी नहीं, कुछ पानी होता है, कुछ बर्फ के टुकड़े होते हैं इसमें, कुछ पानी के कण, कुछ बर्फ के टुकड़े, ऐसे टोटल पानी नहीं बनता है। तो जब तक ये टोटल पानी नहीं बन जाता है तब तक इसका तापमान क्या रहता है, इसका तापमान ठंडा ही रहेगा। आप थर्मामीटर से इसको नाप कर देख सकते हो। प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में हम आपको प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। जल की भौतिक अवस्था, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, इसीलिए रहता है। आपको आंसर में लिखना है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान। आपको उत्तर लिखना है, आप लिखिए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ को दी गई ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग, जो इसको ऊष्मीय ऊर्जा दी जा रही है उसका प्रयोग पदार्थ के कण पारस्परिक आकर्षण बल, जैसे बर्फ के कण को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो टूटती हैं, मतलब आकर्षण बल, पारस्परिक आकर्षण बल को समाप्त करने में व्यय करती है, जो ऊष्मा देते हैं उसे। इस अवस्था में पदार्थ को दी गई ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ के कणों में छिपी रहती है, इसे पदार्थ की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको आंसर रखना है, यही इसका आंसर होगा। आप लोगों के लिए दोबारा आंसर बोलता हूं मैं, लिख लीजिए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ को दी गई ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग पदार्थ के कण पारस्परिक आकर्षण बल को समाप्त करने में व्यय करते हैं। इस अवस्था में पदार्थ को दी गई ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ के कणों में छिपी रहती है, इसे पदार्थ की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया, आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आप लोग खुद बताइए। आप लोग इसका आंसर कीजिए। क्या है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य परिवर्तन करने के लिए, वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। अब देखिए मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ये उत्तर है, इसका उत्तर आपको लिखना है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिपीट कर सकते हैं हम, जिससे हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। हाँ देखिए, हमारा प्रश्न क्या था, वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। मैंने क्या कहा था, गैसों को द्रव्य परिवर्तन करने के लिए, गैस से कोई वस्तु द्रव्य परिवर्तित होगी तो क्या होगा, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संघनन। संघनन प्रक्रिया या विधि बात एक ही होती है, तो ये क्या है, संघनन विधि द्वारा। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर आपको उत्तर में लिखना है, उत्तर संघनन। यहां मैं लिख देता हूं आपका उत्तर, संघनन। संघनन विधि द्वारा। मैंने आप लोगों से कहा था वो आपको याद रखना है, वो नेक्स्ट वीडियो जो में जो प्रश्न आएंगे उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो चार्ट। ऐसा चार्ट आपकी बुक में भी होगा, आप वहां से उसे लिख सकते हैं। यहाँ से आपको साफ साफ ना दिख रहा हो तो वैसे आपको दिख रहा है, विधि द्वारा। देखिए आप इन प्रश्नों को समझ चुके होंगे, मैं आपको उस चार्ट की तरफ ले चलता हूँ। ये आपको सूत्र जो हमने इसमें बताए थे वो आपको ध्यान रखने हैं। हाँ ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठोस से द्रव में कोई वस्तु परिवर्तित होगी तो कहेंगे संघनन है, ये यहाँ संघलन है, संगलन, संगलन कहना है। और ये संघनन होता है, ये संगलन होता है। और द्रव से गैस में वाष्पीकरण, और गैस से ठोस में निक्षेपण। और गैस से कोई वस्तु द्रव में परिवर्तित होगी तो कहेंगे,
अब आपको एक साफ दिख रहा होगा। कोई बस जब गैस से द्रव में परिवर्तित होगी तो कहेंगे संघनन, और द्रव से ठोस में तो होगा जमना, और ठोस से गैस में तो होगा ऊर्ध्वपातन। ये आपका क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं बताइए? द्रव से गैस में परिवर्तित होने में लगा तापमान क्वथनांक कहलाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए, अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। आज हमने सीखा हमारे आसपास के पदार्थ का वीडियो 3। इसके बाद हम आपको जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर होते हैं वो कुछ प्रश्नोत्तर अगली वीडियो में लाएंगे। वहां हम आपको कम से कम 14 प्रश्न के करीब कराएंगे। 14 प्रश्न सोल्व कराएंगे। इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों के अंदर आपका एक पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको अध्याय 1 नजर में ये आपको सीखना है, जिसमें आपका हम पूरा अध्याय क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। आप पूरा अध्याय एक तरीके में हम क्लियर तो नहीं करा पाएंगे, थोड़ा थोड़ा रह जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट को हम उसमें संभालने की कोशिश करेंगे। वो आप वीडियो देख लोगे तो एक तरीका से आपका पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ लिया आपने। उसके बाद हम सीखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह, जिसमें आपका एक टेस्ट होगा। आप यदि इस चैप्टर की सारी वीडियो को देखेंगे तो आप उसे क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक का एनसीईआरटी का मैथ और साइंस का सॉल्यूशन मिलता है, और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश की डेली क्लासेस भी मिलती है। हम आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश की डेली क्लास डालते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश बोलना आपकी बहुत सारी चीजें कंप्लीट कराई जाती हैं। आप उसको देखेंगे तो आप कम से कम 3 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और हमारे अपने चैनल टीच टेच प्रताप को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।